everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. So guys, welcome to today's session where we are going to be starting with the very first chapter of civics, that is power sharing. ठीक है, तो हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. वी हैव कंप्लीटेड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था, और अब हम लोग कूदा मार रहे हैं सिविक्स पे. तो मेक श्योर दैट यू वॉच टुडे सेशन टिल द एंड, क्योंकि आज जो है ना हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे. आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे. और यूजुअली मैंने आपको बताया था जब हमने सैंपल पेपर एनालिसिस किया था कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सिविक्स और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन वाले क्वेश्चंस इन सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से निकालना बहुत आसान होता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी गोना डू एंड आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. मेक श्योर दैट यू गिव अ वीडियो थम्स अप अगर अभी तक नहीं दिया है तो. Do not forget to share this video with one friend. एक सहेली, एक दोस्त को ढूंढ के ले आओ और उसके साथ शेयर कर लो. बोलो यार दोस्त, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि क्लास 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए हर इंसान के मुंह पे इस देश में. काश ऐसा ही हो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु 9th and 10th, क्योंकि इस चैनल पे हम लाने वाले हैं आपके लिए कुछ अमेजिंग कंटेंट, नॉट जस्ट एकेडमिक बट मोटिवेशनल, एंड सून कुछ नया भी आने वाला है. उसकी announcement होने वाली है. समथिंग ब्रांड न्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल इज गोइंग टू कम अप. एंड वो क्या है, अगर वो जानना है, डू नॉट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब टू द चैनल. घंटी वाला बटन दबा देना सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द न्यू वीडियोस. ठीक है, चलो शुरू करते हैं विद द चैप्टर पावर शेयरिंग. You know me, my name is Surabhi Gupta. I am your social studies educator. I've done my bachelor's from Lady Shri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University, and इतना आप मेरे बारे में जान ही गए हो. And I am super clumsy. Right? Now guys, before we start, काफ़ी सारे states में voting होने वाली है, तो I just wanted to give a piece of advice to your parents जो शायद बीच में सेशन देखते होंगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कि do not forget to vote because voting is our fundamental right. एंड इस हक के लिए काफ़ी लोगों ने खून बहाया था एक ज़माने में, तो हमको वोट करना चाहिए. चलो शुरू करते हैं. मैंने ज्ञान भी दे दिया है आज, सब्सक्राइब भी कर लिया है आपने, थम्स अप भी दे दिया है वीडियो को, तो शुरू करते हैं कहानी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग. बट शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर शेयरिंग. ठीक है, इस पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. मैं एक्चुअली आई वांटेड अ प्लेन स्लाइड, देखती हूँ अगर मैं कर पाऊँ. जस्ट अ सेकंड गाइस. आ गया हमारा ब्लैंक स्लाइड आ गया. तो चलो इस ब्लैंक स्लाइड पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पावर शेयरिंग का. ठीक है, बेयर विद मी मतलब थोड़ा सा सह लो जो मैं कर रही हूँ, और आई प्रॉमिस यू आपको चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नाउ लेट अस से दैट देयर इज अ क्लासरूम, क्लास 9B. जल्दी से यो दे दो कौन कौन रियली में 9B में था, क्योंकि मैं 9B में थी. ठीक है, नहीं लेट्स डू 10B. मैं भूल गया, आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो. 10B, मैं हमेशा से B सेक्शन में ही रही हूँ बचपन से, एक्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड जब मैं L सेक्शन में आ गई थी. एंड फिर सब लोग चिढ़ाते थे, L फॉर लूजर, यू आर अ लूजर. ओह गॉड. Anyways, let's come to class 10B, right? 10B में let us say there is a teacher, और वो टीचर है फीमेल. That teacher is female. That teacher is हिंदी speaking. वो क्या है, हिंदी speaking टीचर है. अब क्लास में जो है 80% बच्चे जो है वो है गर्ल्स, वो फीमेल है और वो हिंदी स्पीकिंग है. ठीक है, और 20% जो बच्चे हैं they are boys and they are Tamil speaking. डिवाइड कर दिया हमने इस तरीके से क्लास को. अब ये जो टीचर है, आपको पता है कि टीचर्स को होना चाहिए बिल्कुल इम्पार्शियल. टीचर्स एक ऐसी जो टीचर होती है, जो अच्छी टीचर होती है, वो किसी एक स्टूडेंट की तरफ या एक ग्रुप की तरफ पार्शियलिटी नहीं दिखाती. बट लेट अस से
कि ये वाली जो टीचर है ये पार्शियलिटी दिखाती है टुवर्ड्स दिस 80% मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो लड़कियां है जो उन्हीं की तरह हिंदी बोलती है। तो फॉर एग्जाम्पल वो पहला एक लॉ निकालेंगी कि क्लास में सिर्फ हिंदी बोलना ही अलाउड होगा। वो दूसरा एक लॉ निकालेगी कि देखो सिर्फ लड़कियां हैं जो स्कूल ट्रिप में जाएंगी, लड़कों को घर इसी स्कूल में रह के झाड़ू पोछा लगाना होगा, है ना। अब एक पॉइंट के बाद आप लोग लेट अस से 20% लड़कों में से हो जो तमिल बोलते हैं, आपको क्या लगने लगेगा? मजा तो नहीं आएगा ऐसे सिचुएशन में? आप कहोगे तो नहीं और ये तो बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, मुझे यही किसी क्लास का लड़का बनना है। हो सकता है आपको लगे कि भाई इतनी लड़कियां हैं तो हम इसी क्लास में जाना चाहते हैं, बट ये सब सिचुएशन के बाद शायद आपको अच्छा ना लगे, राइट। तो आपको लगने लगेगा कि आप एक एलियन हो। एलियन मतलब इस क्लास के नहीं हो। आप कहोगे यार हम भी तो इस क्लास के हैं, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या हम कोई एलियन है? क्या हम किसी और प्लैनेट से हैं? तो यू विल स्टार्ट फीलिंग एलियनेटेड, है ना। यू विल स्टार्ट मे बी फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड सेइंग कि यार नहीं हमें भी तमिल बोलने दो, नहीं हमें भी स्कूल ट्रिप पे जाने दो, है ना। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? इस सिचुएशन को बोला जाता है मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या बोला जाता है? मेजॉरिटेरियनिज्म। क्या होता है मेजॉरिटेरियनिज्म? जब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, लड़कियां जो हिंदी बोलती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, उन्हें लगने लगता है कि क्योंकि हम मेजॉरिटी में है, हम जो है बहुत बड़ी संख्या में है, तो सिर्फ हमारी बात मानी जानी चाहिए और हमारे रूल्स और लॉज फॉलो होने चाहिए क्लासरूम में। अब यू अंडरस्टूड वन कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक ऑल्टरनेटिव दो कि कैसा होना चाहिए। तो लेट अस टेक अनदर सेक्शन 10L, because L might be for losers, but L right now is a teacher not earning that much. Anyways, 10L पे आते हैं। तो 10L में जो है यही है फीमेल टीचर, यही हिंदी बोलती है, सेम कॉम्पोजिशन है। 80% गर्ल्स जो हिंदी बोलते हैं, 20% बॉयज जो तमिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है टीचर जो है दोनों ग्रुप से पूछती है कि क्या उन्हें पौंडीचेरी जाना है या गोवा जाना है। दोनों के ओपिनियन को लेकर अपना डिसीजन लेती है। दो वहां पर जो बोथ तमिल एंड हिंदी स्पोकन इन क्लास, ऐसे अमेजिंग क्लास में कौन नहीं जाना चाहता, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब समझौता करके एक तरीके का कंसेंसस कि हाँ भाई सब लोग खुश है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? अब यहां पर क्या हो रहा है? पावर को शेयर नहीं किया जा रहा। जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो लड़कियां है, जो हिंदी बोलती है, उसने जो पावर है, पावर मतलब डिसीजन लेने की जो शक्ति है, डिसीजन लेने का जो एक पावर है वो अपने हाथ में ले रखा है। तो पावर इज नॉट बीइंग शेयर्ड विद द माइनॉरिटी। बेचारे लड़के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं स्कूल के, पर यहाँ पर पावर को शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस जस्ट बिकॉज दिस कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी, लड़कियां मेजॉरिटी में वो अपना पूरा रूप दिखा रही है, नहीं, पावर को इक्वली शेयर किया जा रहा है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ठीक है, अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बस यही चैप्टर है। अब चैप्टर आगे ना भी पढ़ो तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग इज नथिंग, बट जब पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ सोसाइटी, बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्टेट जैसे नेशनल, स्टेट, लोकल, इसको हम लोग बोलते हैं पावर को शेयर करना। कोई अभिषेक सर को समझाए पावर शेयरिंग क्या होती है? अपने हाथ में सारी पावर ले रखी है। मैंने इतना ही बोला था कि सर एक दिन छुट्टी दे दो, नहीं, आपको क्लास लेनी पड़ेगी। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए let us understand this concept through the state, through the example of Belgium। आप कहोगे कि हम बेल्जियम क्या है, चॉकलेट जैसा नाम लग रहा है, तो भैया बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कंट्री, दिस इज बेल्जियम, राइट। बेल्जियम इज वेरी स्मॉल। जितना हमारा हरियाणा है ना इंडिया का, उतना बड़ा तो ये देश है, और उसकी पॉपुलेशन, उस हाफ ऑफ हरियाणा मतलब हरियाणा की जनसंख्या से आधी है बेल्जियम की जनसंख्या। इतने छोटे कंट्री में भी पावर शेयरिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई।
तो बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर्स है लक्समबर्ग, फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी, राइट? दीज आर देयर कितने फैंसी नेबर्स है ना। हमारे नेबर है मतलब पाकिस्तान, चाइना। मन भी करे कि चलो थोड़ा टहल के आए अपने नेबर्स के पास। एनीवेज, मतलब यहाँ के लोग कहेंगे चलो जर्मनी घूम के आते हैं, नीदरलैंड घूम के आते हैं, तो ऐसे भी देश है। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। तो गाइस, बेल्जियम को देखें। अब ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कंफ्यूज मत हो ना, साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो येलो पार्ट है यहाँ पर साफ साफ लिखा है दैट इट इज डच स्पीकिंग। मतलब बेल्जियम में ये जो है 59% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डच स्पीकिंग है। मतलब डच एक लैंग्वेज है ना? डच क्या है? इज इट एन आइसक्रीम? नो, वहाँ के आइसक्रीम, चॉकलेट सब नाम इसी तरीके के नाम है वहाँ पर। सो 59% ऑफ द पॉपुलेशन इज डच स्पीकिंग और वो इस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ठीक है? 40% जो आपको ये लाल वाले एरिया में दिख रहे हैं, ये 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये फ्रेंच स्पीकिंग है, जो यहाँ रहते हैं रेड वाले एरिया में, वेलोनिया में। और सिर्फ 1%, बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी में जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं, बेल्जियम में मेजॉरिटी पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है। अब आपको लगेगा कि किसी भी देश में काफी बड़ी टेंडेंसी होती है, किसी भी क्लासरूम में, किसी भी ग्रुप में, कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर अपना हक जमाए। यहाँ पर भी आपको लगेगा कि क्योंकि मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग है तो वो फ्रेंच स्पीकिंग के ऊपर अपना हक जमाएंगे, मेजॉरिटी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आता है कहानी में तड़का या कहानी में ट्विस्ट। वो क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ ब्रसेल्स। बेल्जियम की बात करें, जो बेल्जियम देश की बात करें अगर हम, तो मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है? लेकिन अगर हम लोग ब्रसेल्स की बात करें, विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो 80% स्पीक फ्रेंच। मतलब मेजॉरिटी में, कैपिटल ऑफ बेल्जियम में फ्रेंच जो है, फ्रेंच पीपल, वो मेजॉरिटी में है। नाउ दैट इज नॉट इट। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी में और तड़का लगता है। मतलब ये कि भाई लहसुन का तड़का भी लगा देते हैं। कहानी ये है कि जो फ्रेंच पीपल है ये ज्यादा एजुकेटेड है। हिस्टोरिकली इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करता था। अगर आपको हिस्ट्री याद है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो नोबिलिटी है, जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो रिच क्लास है, उनको फ्रेंच आती है ना? तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, हिस्टोरिकली इनके पास लैंड हुआ करता था, बहुत पैसे वाले हैं, काफ़ी आगे है एजुकेशन में, एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग पीपल हु आर ए लिटिल पुअरर सेक्शंस ऑफ द कंट्री। इतने एजुकेटेड नहीं है जितने फ्रेंच है। तो आप समझ रहे हो, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन लग रहा है। मेजॉरिटी अलग अलग है कैपिटल में, देश में। जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, काफी ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। तो जब बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज में तनाव पैदा होने लगे। टेंशन स्टार्टेड टू इमर्ज कि कौन सी लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, किसकी बात सुनी जानी चाहिए, हु शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसी बातों में तनाव होने लगा। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि इन सब डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है। इन सब डिफरेंसेस को बोला जाता है एथनिक डिफरेंसेस या एथनिक कॉम्पोजिशन। ये जो आप समझ रहे हो, जैसे इंडिया में काफी ज्यादा एथनिसिटीज है, हिंदू है, मुस्लिम है, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस है, इसको हम बोलते हैं एथनिक। एथनिक होता है कि हमारे कल्चर के हिसाब से हम कौन कौन सी एथनिसिटी में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन से रिलीजन के बिलोंग करते हो, या कौन से लैंग्वेज के बिलोंग करते हो, या कौन सी एरिया के बिलोंग करते हो, किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो। ऑल ऑफ दिस डिफाइंस आर एथनिसिटी, राइट? ऑलराइट, चलो, आई होप आपको समझ आ गया है ना? तो आपको पता चल गया कि जो पॉपुलेशन है फ्रेंच स्पीकिंग पावरफुल और रिच थे एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग। इससे तनाव जो है काफी ज्यादा पैदा होने लगे। अब आपको बेल्जियम का सिचुएशन समझ आ गया। आप कहोगे यार बेल्जियम में तो पटाखा फूटने वाला है, ठीक है, मतलब याद रखना उसको। अब हम आते हैं श्रीलंका पे। क्यों ले रहे हैं हम श्रीलंका का एग्जाम्पल? क्योंकि श्रीलंका बेल्जियम की तरह ही सिमिलर साइज का है, वेरी सिमिलर साइज। श्रीलंका में भी काफी ज्यादा एथनिक डिफरेंसेस है।
उससे पहले समझते हैं श्रीलंका है कहाँ। इंडिया का नेबर ही है, सी नेबर है श्रीलंका, जहाँ पर रावण थे, उन्होंने सीता को, मतलब वो कहानी भी है ना। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, द सेम एज हरियाणा, और काफी अलग टाइप की पॉपुलेशन है श्रीलंका में। समझते हैं उसका एथनिक कॉम्पोजिशन। तो वहां पर मेजॉरिटी जो है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल है, मेजॉरिटी आर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, और जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो है 18%। डू यू हैव टू रिमेंबर दीज नंबर्स? यस, अभी से याद करना शुरू करोगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में मुझे ये बोलना पड़ेगा छोड़ो याद नहीं होगा अब, है ना। तो अभी से स्टार्ट रिमेंबरिंग। तमिल स्पीकिंग में इतना याद रखो 18% बस। तमिल स्पीकिंग में 2 तरीके के तमिल्स हुआ करते थे, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन है? तो इंडिया से जो श्रीलंका गए थे वहां पर प्लांटेशन में काम करने के लिए उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स, ठीक है। सो दिस इज द एथनिक कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। अब एक और तड़का लगता है इस कहानी में, क्योंकि कोई भी देश में कोई मतलब एक होता है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में इंसान है, ये रिलीजन भी आ जाता है, लैंग्वेज भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं, हेयर स्टाइल भी आ जाता है ना, इरिटेट करने के लिए। बट एनीवेज जो मेजॉरिटी है सिन्हाली स्पीकिंग पीपल है, राइट, ऑलमोस्ट 74% ऑफ द पॉपुलेशन मोस्टली बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। दे फॉलो द बुद्धिस्ट रिलीजन। जो तमिल है, श्रीलंकन तमिल्स या इंडियन तमिल्स, या तो हिंदू है या मुस्लिम है। बाकी जो है कुछ 7% जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो मेजॉरिटी, अगर आप देखो इसमें मेजॉरिटी ग्रुप कौन है? मेजॉरिटी है सिन्हाली स्पीकिंग और बुद्धिज्म फॉलो करने वाला जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी में है। क्लियर? अब जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलता है 1948 में, तो यहां पर भी यही हुआ कि जो सिन्हालीज थे वो मेजॉरिटी में थे, है ना। जो सिन्हालीज कम्युनिटी में थे, जो बुद्धिज्म फॉलो करते थे, वो मेजॉरिटी में थे। तो श्रीलंका में क्या हुआ? मेजॉरिटेरियनिज्म होना शुरू हो गया, जहां सिन्हालीज ने बोलना शुरू किया क्योंकि हम मेजॉरिटी में है तो हमारी बात मानी जाएगी, हमारे लॉज फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म, अ बिलीफ दैट द majority community will be able to rule a country disregarding the wishes of the minority। बहुत बार होता है ना, छोटा भाई बहन आता है और कहता है कि भैया भैया मुझे क्रिकेट खेलना है, नहीं भाड़ में जाओ, है ना, मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानी जाएगी, हम लोग तो खो खो खेलेंगे, ठीक है। तो दैट इज मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। मेजॉरिटी, ज्यादा संख्या के लोग जो है बिलीव करने लगते हैं कि हम माइनॉरिटी के ऊपर अपना हक जमा सकते हैं। अब जो सिन्हालीज बुद्धिस्ट स्पीकिंग पीपल थे, उन्होंने एक एक्ट निकाला इन 1956, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारे जो श्रीलंका में है वहां पर सिन्हालीज लैंग्वेज विल नाउ बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब कि तमिल की जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड कर दी जाएगी, उसको हम नहीं मानेंगे, सिन्हालीज लैंग्वेज सबको सीखनी और बोलनी पड़ेगी। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पर सिन्हालीज को जो है प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। तीसरा, उन्होंने बोला कि स्टेट जो है बुद्धिज्म को सपोर्ट करेगा। जैसे इंडिया में सेक्युलर कंट्री है ना, हम लोग किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वहां उन्होंने बोला कि हम बुद्धिज्म रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, राइट ना। ऑब्वियसली जब ये सब हुआ तो जो तमिल, इंडियन तमिल से जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, वो जैसे दिवाली तो मनाएंगे नहीं और मजे आ गए, है ना, वो तो काफी सैड हो गए। उनको लगने लग गया कि यार हम भी तो इस देश के सिटीजन्स है, क्या हमारी वॉइस, हमारी आवाज, हम जो बोल रहे हैं क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो उन्होंने फील करने लग गए एज अ एलियन इन देयर ओन कंट्री, मतलब एलियनेटेड। समझ गया कहानी यहां तक, राइट। दे फेल्ट कि भैया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी श्रीलंका में ऐसी नहीं है जो उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर की तरफ सेंसिटिव हो, जो उनकी भावनाओं को समझे, राइट। उन्होंने बोला कि हमको भी अच्छी जॉब्स चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे रिलीजन और हमारे लैंग्वेज को स्टेट जो है, सरकार जो है प्रमोट करे। तो ऑब्वियसली दिस वाज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बिल्कुल ही सही एक ना जमीन आ गई थी जिसमें जो है ये दो ग्रुप जो है आपस के सिर फोड़ सकते थे, एंड वही हुआ तमिलनाडु में, राइट। अब तमिलनाडु में एक ऐसी, तमिलनाडु क्यों बोल रही हूँ, श्रीलंका में एक, डिड आई से तमिलनाडु प्रीवियसली, गाइस श्रीलंका,
ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु के जो तमिल्स थे वो भी काफ़ी इन्वॉल्व थे इस पूरे सिविल वॉर में, तो इसलिए मेरा दिमाग बार बार तमिलनाडु पे जा रहा है। बट एनीवेज, जो श्रीलंका के तमिल्स थे उन्होंने जो है बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बोला कि देखो हमारी कुछ डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि तमिल को एक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। दूसरा उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हमें तो इस कंट्री का रहना ही नहीं है, क्योंकि इस कंट्री में इस देश में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो देश के दो हिस्से हो जाए और एक हिस्से में तमिल्स रहे, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं वो तमिल्स रहे और क्रिश्चियंस है, और हम लोग जो है अपने आप को खुद रूल करें, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू रूल, है ना। तो रीजनल ऑटोनॉमी मांगने लग गए, वो बोलने लग गए कि हमको जो है समान इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए इन एजुकेशन, इन जॉब्स, राइट। बट बार बार जो सिन्हाली से वो इनके ये डिमांड्स जो है डिनाई करते थे, ऑब्वियसली, है ना। मतलब आप कितना भी बोलो पापा गोवा जाने दो, पापा कहेंगे नहीं बेटा। वैसे यहाँ पर कितना तमिल्स बोले कि प्लीज हमारी डिमांड्स पूरा करो, सिन्हालीज ने बोला नहीं बेटा, है ना। एंड दैट इज व्हेन द डिस्ट्रस्ट, द एंगर ऑफ द टू कम्युनिटीज टुवर्ड्स ईच अदर लेड टू द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है पहले ये समझते हैं। सिविल वॉर होता है कि जब देश के अंदर ही दो कम्युनिटी, दो समुदाय में इतनी ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा हेट्रेड बढ़ जाता है कि वो आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं। एक वॉर टाइप सिचुएशन देश के अंदर ही हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। जैसे एक होता है वॉर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, देश और देश के बीच में, पर देश के अंदर ही जब दो जो समुदाय हैं, ग्रुप्स है, वो लड़ने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। और सिविल वॉर हो गई श्रीलंका में, ठीक है। अब बाय द 1980s जो है सिविल वॉर में एक ग्रुप एस्टैब्लिश होने लगा कॉल्ड LTTE, जो एक मिलिटेंट ग्रुप था। मिलिटेंट ग्रुप मतलब वो एक तरीके का टेररिस्ट ग्रुप था। टेररिस्ट मतलब जो जैसे अभी जो है वेपन्स आर ओनली अलाउड, मतलब ओनली पुलिस एंड आर्मी कैन कैरी वेपन्स, पर अगर आज मैं और मेरा जो पूरा ग्रुप है वो वेपन्स कैरी करने लग जाए तो हम मिलिटेंट कहलाएंगे, है ना। वी आर नॉट लीगली अलाउड टू कैरी वेपन्स, राइट। तो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप पैदा हो गया LTTE, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, जिन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया फॉर अ तमिल ईलम। तमिल ईलम मतलब अलग तमिल स्टेट, तमिल इंडियंस, तमिल श्रीलंकन तमिल्स के लिए, है ना। तो गाइज ये जो सिविल वॉर है काफी 10 साल चला श्रीलंका में और काफी तहस नहस हुई, काफी वायलेंस हुआ, राइट। नाउ व्हाट इज LTTE? LTTE वन मार्कर की तरह आता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जहां पर उन्होंने दे वर फाइटिंग फॉर अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स। उन्होंने बोला कि क्योंकि इस देश में हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, है ना, तो इसीलिए उन लोगों ने वेपन्स उठाए, दे स्टार्टेड किलिंग सिन्हालीज पीपल, सिन्हालीज पॉलिटिकल लीडर्स इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। तो श्रीलंका में जब प्रॉब्लम हुई मेजॉरिटेरियनिज्म की, श्रीलंका में जब दो समुदायों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन्होंने उसे कैसे सॉल्व किया? मेजॉरिटेरियनिज्म से। उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो इसीलिए सिविल वॉर हुआ। बट बेल्जियम में क्या हुआ? बेल्जियम टुक अनदर रूट। बेल्जियम टुक अ रूट कॉल्ड एकोमोडेशन, है ना। पहला वाला एग्जाम्पल याद करो जो मैंने चैप्टर का शुरू में आपको एग्जाम्पल बताया था। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि क्योंकि पहले से ही एक रियलाइजेशन हो गई थी कि यार ये जो डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, इनमें लड़ाई हो सकती है, तो बेल्जियम के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, जिससे वहां के लोग जो है शांति से रह पाए। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। क्या एलिमेंट्स थे नए मॉडल के? इसको ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। सबसे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में मोदी जी उनके हेड है, वैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा बेल्जियम में, वहां पर जो सरकार होगी उसमें इक्वल मिनिस्टर्स होंगे ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, इक्वल होंगे, ठीक है। वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट होगा, जो लोकल गवर्नमेंट होगा, जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट होगा, वहां भी इक्वल मेंबर्स होंगे फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, ठीक है। तो उससे सब खुश कि भैया ठीक है भाई, सेंटर में फ्रेंच लैंग्वेज वाले मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको पावर शेयर करनी पड़ रही है विद डच स्पीकिंग पीपल, और पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको पावर शेयर करनी पड़ रही है विद फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, राइट।
दूसरा चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया इज दैट ये जो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, जो रीजनल गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चेला नहीं होगी, सबऑर्डिनेट नहीं होगी। दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करेगी विद द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी ऐसा होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो हमारी ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर्स जो है मोदी जी के अंडर आते हैं, नहीं, उनकी अपनी सरकार चल रही है स्टेट में। वैसे ही बेल्जियम में भी डिसाइड हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा दे विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? ऑलराइट। हाँ, फिर तीसरा तरीके का सरकार आया, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक नई चीज है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसी सरकार जहां पर फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब लेट्स से 4 डच, 4 फ्रेंच और 4 जर्मन स्पीकिंग के लोग होंगे एंड वो डिस्कस करेंगे मैटर्स ऑफ लैंग्वेज, ऑफ एजुकेशन, ऑफ कल्चर। जो ग्रुप रिलेटेड बातें हैं, कल्चर रिलेटेड बातें, लैंग्वेज रिलेटेड बातें, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिस्कस होगी। वहां पर जो है हर जैसे 4 फ्रेंच मिनिस्टर्स को या फ्रेंच जो है मिनिस्टर्स को इलेक्ट करना है, तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट दोज 4 फ्रेंच मिनिस्टर्स, डच स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट देयर 4 डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, जर्मन स्पीकिंग पीपल विल इलेक्ट देयर 4 जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर्स। और वो जो मिनिस्टर्स है वो डिसाइड करेंगे ऑन इश्यूज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर वगैरह वगैरह। अब आप कहोगे कि यार ये पूरा चीज कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना? बट गाइज ये चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस कॉम्प्लिकेटेड मॉडल के वजह से, क्योंकि सारे जो ग्रुप्स है उसको रिस्पेक्ट दी गई, उसको इक्वालिटी दी गई, क्योंकि इसीलिए बिकॉज ऑल ऑफ द ग्रुप्स वर गिवन दैट रिस्पेक्ट, इसीलिए बेल्जियम हैज बीन सक्सेसफुल इन अवॉइडिंग सिविल स्ट्राइफ। दैट इज वाई बेल्जियम में अब जो है इंटरनली जंग नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुई, है ना, एंड दे वर एबल टू लिव देयर लाइफ पीसफुली। राइट? इतना ज्यादा कि जब सारे यूरोपियन कंट्री साथ में आए यूरोपियन यूनियन बनाने, तो उन्होंने ब्रसेल्स विच वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम उसको अपना हेडक्वार्टर्स माना। कहानी समझ गए? तो कहानी क्या है? कहानी ये है, ये जो श्रीलंका है ये क्लास 8B है, जहां पर मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया, जहां पर लीडर ने मेजॉरिटी के लिए लॉज निकाले, पॉलिसीज निकाले, जहां पर उन्होंने माइनॉरिटी समुदाय, जो कम जनसंख्या वाली समुदाय थी, जो आपके श्रीलंका जो तमिल्स थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाले तमिल्स थे, उनको उनके विशेष को कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया, उसको अलग किया। एज कंपेयर टू बेल्जियम विच इज 10L, 8th स्टैंडर्ड क्यों लिख रही हूँ, 10L वाली क्लास, लूजर वाली क्लास, जो लूजर नहीं निकली है ना, 10L वाली क्लास में जो लीडर्स है उन्होंने सारी कम्युनिटीज का रिस्पेक्ट किया एंड वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग पे आए, जहां पर तीनों समुदायों के बीच में जो है पावर को अच्छी तरीके से शेयर किया गया। राइट? सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? इस एग्जाम्पल से हमें समझ आया, क्योंकि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो श्रीलंका की तरह सिविल वॉर में घुस जाएंगे। कितना आसान था, है ना? शुरू में ही मैंने पढ़ा दिया था, शुरू के 5 मिनट में, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीबीएसई मुझसे बुक लिखवाती अपनी। राइट? अब हम 2 पार्ट्स में वी आर लेफ्ट विद, बाय इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, है ना? इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हम वो पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रीजन क्या है एंड किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं। राइट? ऑल ऑफ दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, so make sure that you watch that session. अब let's quickly look at the homework questions, क्योंकि हम लोग ये सेशन लाइव नहीं ले पा रहे, तो you will let me know your answers in the comment section below. I hope you are ready. पहला क्वेश्चन, a belief that the majority community should be able to rule a country, एक ऐसा बिलीफ की जो मेजॉरिटी है उसको अपने विशेष के हिसाब से देश को रूल करना चाहिए, what is that called? In Belgium, out of the total population 59% live in the Flemish region, मतलब बेल्जियम की बात करें, देश की बात करें, जो मेजॉरिटी है 59%, वो कौन सा लैंग्वेज स्पीक करती है? इन श्रीलंका कितने क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिन्हालीज हैं? ठीक है, so those are your homework questions guys. You can also follow us on my Instagram ID surabhi.vedantu. That's my Instagram ID. These are our Telegram links.
You can follow us here for the PDF जो I know मुझे देनी है, मैं भूल रही हूँ, but I'll post it soon, and for any updates that we might want to give you. तो इस यहाँ पर हमें ज़रूर फॉलो करना. इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM भी कर सकते हो, and I will definitely reply. So that is it for today, guys. Do not forget to give a thumbs up to this video, subscribe to the channel, share this video with your friends, and I'll see you in the next class, guys. thumbs up का ऑप्शन वही है करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है क्लासेस, कैसी चल रही है आपकी क्लास 10. Bye bye.